नमस्कार सभी दोस्तों को ज्योग्राफी स्पेशल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपना टॉपिक है ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां। इसी टॉपिक में आप केंद्रीय उद्भेदन से निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में आप पढ़ चुके, साथ में जो मध्यवर्ती स्थलाकृतियां थी उनके बारे में आप पढ़ चुके। आज आप पढ़ रहे हो दरारी उद्भेदन से निर्मित, दरारी उद्भेदन वाली ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां, जिसके अंतर्गत लावा, केसर और धुआरे आते हैं। सबसे पहले अगर हम जो लावा है इसके बारे में देखें तो दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी में लावा और लावा के साथ में अन्य कई प्रकार के पदार्थ मंद गति से धरातल के अंदर से धरातल के ऊपर आकर के प्रकट होते हैं और चारों तरफ फैल करके जो है ये किसका, मैदान का और फटार का निर्माण करते हैं। मैदान और फटार का निर्माण करते हैं। जैसे दक्षिणी भारत में दक्कन का फटार है, यूएसए का फटार, ब्राजील का पराना फटार, इस प्रकार से ये लावा निर्मित है। और निर्मित कौन सी ज्वालामुखी से? दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से निर्मित है। नेक्स्ट में अगर हम बात करें गेसर की, किसकी बात करें? गेसर की। तो देखिए सबसे पहले अगर गेसर का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो यह है आइसलैंड भाषा। आइसलैंड भाषा, और आइसलैंड भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तेजी से उछलता हुआ और तेजी से उछलता हुआ कहने का मतलब गेसर एक गर्म जल स्रोत है, गर्म जल का स्रोत है जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद में गर्म जल और वाष्प जो है वो क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। और गेसर का मुख जो है वो मुख नीचे से किससे, ये धरातल है और इस धरातल के अंदर जो गर्म जल स्रोत है इससे जुड़ा हुआ होता है और इससे ये बाहर कहां पर, धरातल के ऊपर आकर के प्रकट होता है। साथ में अगर हम देखें गेसर का संबंध किससे है तो आपको बताना है ज्वालामुखी क्रिया से है। किससे है? ज्वालामुखी क्रिया से है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सर प्रमुख गेसर जो है वो, तो सबसे ज्यादा अगर गेसरों की अपन बात करें तो सर्वाधिक जो गेसर है वो है साइबेरिया में। कहां पर है? साइबेरिया में, साइबेरिया। और इसके बाद में अगर आप देखें तो जो भूमध्य क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उन क्षेत्रों में भी जो है क्या देखने को मिलते हैं आपको, गेसर, गर्म जल स्रोत देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप इसके अंतर्गत उदाहरण की बात अगर करते हैं यहाँ पे तो आपका आता है यहाँ उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में जो है वो है एक जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, और इसमें है जिसका नाम, इसका नाम जो है वो है ओल्ड फेथफुल। ये क्या है? ये विश्व का प्रमुख क्या है? गेसर है। इसके साथ में अगर दूसरे गेसरों की आप बात करें तो इसके साथ में जैसे आपका आइसलैंड का गेसर है, न्यूजीलैंड का गेसर है। क्लियर? अब इसके बाद में हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है धुआरा। क्या है? धुआरा, जो कि दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप धरातल के ऊपर प्रकट होता है। तीसरी बात यह है धुआरा जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से, लैटिन भाषा का शब्द है, जिस शब्द क्या है, फयूमारूल, और इससे बना है जिसका शाब्दिक अर्थ यहां पर हम लगा सकते हैं किससे, एक ऐसा छिद्र जिससे गैस और वाष्प दोनों क्या करते हो, धरातल के ऊपर प्रकट होते हो, वो क्या है? धुआरा है। धुआरे जो है वो ज्वालामुखी सक्रियता के अंतिम लक्षणों के प्रतीक होते हैं। ठीक है? अगर बात नेक्स्ट करें धुआरों में से क्या निकलता है तो धुआरे में से जो है एक तो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी अगर अपन इसमें बात करें तो है हाइड्रोक्लोरिक। क्या है?
हाइड्रोक्लोरिक। और तीसरी अगर अपन बात करें यहां पर तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोसल्फाइड है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो आपका नाइट्रोजन है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो ऑक्सीजन है। ये सभी जो है वो किससे निकलते हैं? दुहारों से निकलने वाली गैसें हैं। जिन दुहारों से, सुनना ध्यान से, जिन दुहारों से गंधक की मात्रा निकलती है उन्हें हम गंधकीय दुहारे कहते हैं, या फिर उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? सोल्प तारा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोल्प तारा। क्या कह सकते हैं? सोल्प तारा कह सकते हैं। अब अगर अपन बात करें तो जैसे विश्व के प्रमुख दुहारों की अगर बात करें तो अलास्का, कहां? अलास्का में, अलास्का। और अलास्का में जो है वो 10 घाटी, 10 सहस्त्र धूमर घाटी, ये विश्व का क्या है? प्रमुख द्वारा है। और ये यहां अलास्का में कटनई ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी के पास में ये स्थित है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अन्य द्वारों की, जैसे ईरान में अगर देखें तो कोई सुल्तान जो ज्वालामुखी उसके पास में है। न्यूजीलैंड में जो है, न्यूजीलैंड में व्हाइट टापू के पास में जो है वो द्वार स्थित है। ठीक है, ये हो गए आपके किसके? दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी से निर्मित जो स्थलाकृतियां थी वो। इसमें आपको गेसर का संबंध ध्यान रखना है। गेसर का मतलब है ऐसा स्थान जहां से क्या निकलता हो? तेजी से गर्म पानी निकलता हो या तेजी से उछलता हुआ, इसका संबंध है। नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं तो ज्वालामुखी का विश्व में वितरण की अपन बात करेंगे। ज्वालामुखी का विश्व में अगर वितरण देखें तो वितरण की दृष्टि से ज्वालामुखी को 5 पेटियों में मुख्य रूप से हम रख सकते हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 पर है प्रशांत पेटी। कौन सी है? प्रशांत पेटी। और आगे अगर अपन देखें तो देखिएगा, ये तो आ गई आपकी प्रशांत पेटी। नेक्स्ट अगर अपन देखें यहां, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आती है यहां पर मध्य महाद्वीपीय पेटी। और इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट देखें तो यहां पर 3 नंबर पे जो है वो आती है आपकी मध्य अटलांटिक पेटी। क्या आती है? मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। और इसके बाद में अगर अपन देखें तो आती है अफ्रीका का महान भ्रंश क्षेत्र। और इसके बाद में अपन अगर देखें तो वो आता है अंतराप्लेट क्षेत्र, अंतराप्लेट क्षेत्र। ये जो है प्रमुख रूप से क्या है? विश्व में ज्वालामुखी का वितरण वाले जो क्षेत्र है वो है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं यहां तो बात करेंगे हम प्रशांत पेटी की। प्रशांत महासागरीय पेटी की अगर अपन बात करें तो ये प्रशांत महासागरीय जो पेटी है वो मुख्य रूप से विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे फैली है। विनाशात्मक प्लेट किनारों के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है, जहां पर क्या होता है कि 2 प्लेटें जो हैं, कितनी प्लेटें? 2 प्लेटों का क्या होता है? अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर यह क्षेत्र जो है कमजोर होता है और यहां पर प्राय ज्वालामुखियों का उद्गार होता है। आगे अगर अपन देखें तो ये पेटी जो है प्रशांत महासागर के चारों तरफ फैले होने के कारण, इसका संक्रमण क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों तरफ होने के कारण इसको जो है अग्नि ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं या अग्नि वलय के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अग्नि वलय के नाम से भी जानते हैं। विश्व के लगभग 2/3 जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी की जो घटनाएं हैं वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत होती है। अब अगर अपन इसका क्षेत्र विस्तार देखें इस पेटी का, तो प्रशांत पेटी का अगर आप विस्तार देखते हैं तो यहां पर है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से इसका विस्तार जो है प्रारंभ होता है और
कहां से, न्यूजीलैंड से इंडोनेशिया, कहां, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया द्वीप समूह के पूर्वी भाग से, इंडोनेशिया द्वीप समूह के पूर्वी भाग से ये जो है वो क्या करती है, प्रारंभ होकर के ये पेटी फिलीपींस, इसके बाद में क्या जाएगा, फिलीपींस, इसके बाद में जाएगा जापान, फिलीपींस, जापान और कैराइल कमचटका प्रायद्वीप से होती हुई अलास्का, से होती हुई अलास्का, और अलास्का से जो है ये रॉकी श्रृंखला से होती हुई मध्य अमेरिका के देशों से गुजरती हुई दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला तक ये जो पेटी है वो फैली हुई है। एक बार दोबारा से आप सुनोगे, इस पेटी का विस्तार, प्रशांत महासागरीय पेटी का विस्तार अगर अपन देखें तो न्यूजीलैंड से प्रारंभ होता है, न्यूजीलैंड से लेकर के इंडोनेशिया द्वीप के पूर्वी जो भाग है उनसे होकर के फिलीपींस, फिलीपींस से जापान, और जापान से जो है कैराइल कमचटका से द्वीप से होती हुई अलास्का, और अलास्का से आगे रॉकी पर्वत श्रृंखला से होती हुई ये जो श्रृंखला है वो आपके मध्य अमेरिका के देशों से होती हुई दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला तक फैली हुई है। अब एक बात इसमें आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा एक तो है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, और एक विश्व का सबसे ऊंचा में से। तो आपको यह ध्यान रखना है इस बात में कि विश्व के अधिकांश ऊंचे जो पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत हैं वो प्रशांत पेटी के अंतर्गत स्थित है, इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात यह है, जैसे इक्वेडोर का कोटा फैक्सी जो है वो कहां स्थित है, यही स्थित है, इक्वेडोर में स्थित है, कोटा फैक्सी है, और है किस पेटी में, प्रशांत पेटी के अंतर्गत स्थित है। क्या है, यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा, सक्रिय ज्वालामुखी है, इस बात को ध्यान रखें, नोट रखें दिमाग में। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर जैसे इसी पेटी के अंतर्गत जापान का फुजियामा है, ठीक है, फिलीपींस का माउंट ताल है, अमेरिका का शास्ता रेनियर हुड, अमेरिका का कौन सा बताया, अमेरिका का शास्ता रेनियर हुड, ये क्या है, ये विश्व के मतलब ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं जो कि किस पेटी के अंतर्गत, प्रशांत पेटी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में अगर आप देखें तो चिली दक्षिणी अमेरिका में चिली है, और चिली के अंतर्गत है एंका का गुवा। ये क्या है, एंका का गुवा क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अब देखें ध्यान से एक बात को, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछे तो आपको एंका गुवा विश्व का ऊंचा बताना है। विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत अगर आपसे पूछे तो इक्वेडोर को बताना है, कहां पर है, कोटा फैक्सी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो मध्य महाद्वीपीय पेटी की बात करते हैं। कौन सी पेटी की बात करोगे, मध्य महाद्वीपीय पेटी के बारे में अगर अपन देखें तो इस पेटी का विस्तार जो है मुख्य रूप से कनारी द्वीप से, कौन से द्वीप से, कनारी द्वीप से होता हुआ इंडोनेशिया तक ये पेटी फैली हुई है, और यहां से आगे जो है ये पेटी प्रशांत महासागर पेटी के अंतर्गत मिल जाती है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का अगर आप विस्तार देखोगे तो ये पेटी जो है कनारी द्वीप से, कौन से द्वीप से, कनारी द्वीप से प्रारंभ होती है, और यहां से ये आती है और आगे कहां, इंडोनेशिया से होती हुई ये जो है आगे किस में जाकर के मिल जाती है, फली प्रशांत पेटी में,
परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत ये मिल जाती है। इसके बाद में अगर इसमें देखें हम इस पेटी के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं वो देखें तो जैसे स्ट्रोम्बोली है, कौन सा? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी अगर आप देखिए वो है, एटना है, इसके अलावा विसुवियस है, विसुवियस है। ये ज्वालामुखी किसके अंतर्गत आते हैं? मध्य प्रशांत पेटी के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस पेटी के अंतर्गत आने वाले जो ज्वालामुखी है 3 तो ये है। इसके अलावा आप और देखना चाहें तो कोही सुल्तान है और इसके अलावा आर्मेनिया का अरारात, आर्मेनिया का अरारात। और विशेष रूप से एक बात को ध्यान रखें, भारत के भी इसके अंतर्गत भारत के कितने 2 ज्वालामुखी निर्मित द्वीप इसके अंतर्गत आते हैं। एक का नाम है वेरन, क्या नाम है? वेरन द्वीप। और एक का जो नाम है वो है नारकोंडम, क्या नाम है? नारकोंडम द्वीप। देखिए वेरन जो द्वीप है वो द्वीप, हाँ वेरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित है और ये एक विशेष प्रकार का क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। और अगर नारकोंडम के बारे में आपसे पूछा जाए तो ये जो है वो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट में अगर अपन देखें किसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक पेटी की बात करें, किस पेटी की बात करें? मध्य अटलांटिक पेटी की अगर अपन बात करें तो इस पेटी का जो निर्माण है, इस पेटी का निर्माण जो है मुख्य रूप से 2 प्लेटों के अपसरण, 2 प्लेटों के, कितने प्लेटों के? 2 प्लेटों के अपसरण के परिणाम स्वरूप होता है। और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पर्वत और कटकों का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान में रखें, पर्वत और कटकों का निर्माण, पर्वत और कटकों का निर्माण किस पेटी के अंतर्गत? मध्य अटलांटिक पेटी के अंतर्गत, जो कि दो प्लेटों का अपसरण क्षेत्र है। और इसके अंतर्गत आप बताओगे जैसे आइसलैंड, अजोर्स, सेंट हेलेना आदि द्वीप जो है वो इसी पेटी के अंतर्गत स्थित है। ज्वालामुखी निर्मित है ये, ठीक है। और इसके अंतर्गत मध्य अटलांटिक महासागर में हजारों किलोमीटर लंबा कटक स्थित है। किसके अंतर्गत? मध्य अटलांटिक के अंतर्गत। आगे अगर आप बात करते हैं तो अफ्रीका महान भ्रंश की बात करते हैं, जो कि अफ्रीका महान भ्रंश एक अंतर प्लेट अभिसरण क्षेत्र है, अपसरण क्षेत्र है, जिसके कारण इसमें अनेक ज्वालामुखी आए हैं। जैसे ध्यान रखें अफ्रीका महान भ्रंश के अंतर्गत आए ये ज्वालामुखी है माउंट किलिमंजारो। कौन सा ज्वालामुखी? माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। और इसके बाद में अगर इसमें आप दूसरा ज्वालामुखी और देखना चाहें तो जैसे कीनिया, माउंट कीनिया। और अगर तीसरा इसके अंतर्गत आप ज्वालामुखी और देखना चाहें तो माउंट एल्गन, माउंट एल्गन। यह ज्वालामुखी किसके अंतर्गत आए? अफ्रीका के महान भ्रंश क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए ज्वालामुखी है। इस बात को ध्यान रखें, ये अंतर प्लेट संचरण के अपसरण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यहां पर ज्वालामुखी आए। क्लियर? आगे अगर अपन बात करते हैं अंतरा प्लेट की, किस प्लेट की? अंतरा प्लेट की बात करें तो आप इतना सा ध्यान रखें इसमें कि ज्वालामुखी प्लेटों के अंदर स्थित होता है। और इस ज्वालामुखी मतलब इस प्रकार के क्षेत्र में आने वाले ज्वालामुखी का प्रमुख कारण जो है वो कारण होता है गर्म स्थल, हॉट स्पॉट क्षेत्रों को इस उत्पत्ति का कारण माना जाता है। गर्म स्थल कहां? मेंटल मंडल जो है उसमें से गर्म पदार्थ जो है वो द्रव्य जो पदार्थ होते हैं वो कहां पर जल्दी से तेजी के साथ में ऊपर धरातल के ऊपर आकर के प्रकट होते हैं।
इसी कारण से इस प्रकार की ज्वालामुखी आते हैं। जैसे इसका अगर आपसे उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए तो हवाई द्वीप के जो ज्वालामुखी है वो अंतरा प्लेट का उदाहरण की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट अगर आप बताना चाहें अन्य ज्वालामुखियों के अंतर्गत आप बताएं तो जैसे पश्चिमी द्वीप समूह है, पश्चिमी द्वीप समूह और पश्चिमी द्वीप समूह में जो अल्टाई जो ज्वालामुखी है वो है कौन सा ज्वालामुखी, अल्टाई ज्वालामुखी। और इसके साथ में आप बता सकते हैं हिंद महासागर में जैसे मेडागास्कर और मेडागास्कर के साथ में मॉरिशस, ये जो क्षेत्र है वहां पर भी ज्वालामुखी आते हैं। अब आगे अगर अपन बात करते हैं तो वो बात है आपके भारत के संदर्भ में। भारत में ज्वालामुखी क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके बारे में आप अध्ययन करोगे। भारत में ज्वालामुखी का वितरण क्लियर। आप देखिएगा भारत में अगर ज्वालामुखी के वितरण की अपन बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो क्षेत्र आता है, सबसे पहले अगर अपन भारत में ज्वालामुखी की बात करें तो भारत में वर्तमान समय में ध्यान रखें, भारत में वर्तमान समय में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। प्राचीन समय में भारत में कई सक्रिय ज्वालामुखी थे, विभिन्न कालक्रम या कल्पों के अंतर्गत आप देख सकते हैं। वर्तमान समय में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। सबसे पहला अगर क्षेत्र अपन देखें यहां पर आता है डालमा श्रेणी या डालमा क्षेत्र क्लियर। डालमा क्षेत्र के बारे में अगर अपन बात करें यहां तो इस डालमा क्षेत्र का विस्तार है झारखंड में। कहां पर है, झारखंड और बिहार, झारखंड और बिहार में। इस श्रेणी के अंतर्गत यहां पर प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी यहां पर आए थे। और कौन से क्रम काल में आए थे, धारवाड़ काल में यहां पर क्या आए, सक्रिय ज्वालामुखी आए क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कुडपा, क्या आता है, कुडपा के अंतर्गत अगर आपने देखें तो यहां पर कुडपा कल्प में, कौन से कल्प में, कुडपा कल्प में यहां पर क्या है, ज्वालामुखी है। जैसे कुडपा के साथ में आप रख सकते हो विजावर, क्या रख सकते हो इसके अंतर्गत, विजावर, और ग्वालियर को भी इसके अंतर्गत रख सकते हैं क्लियर। कुडपा, विजावर और ग्वालियर यहां पर कौन से कल्प में, कुडपा कल्प में, कुडपा कल्प के अंतर्गत यहां पर ज्वालामुखी आए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो मालानी किराना क्षेत्र है, मालानी किराना क्षेत्र। ध्यान रखें मालानी कहां है, मालानी जोधपुर में। और जोधपुर में मालानी के आसपास का जो क्षेत्र है वो ज्वालामुखी, हाँ ज्वालामुखी मालानी जोधपुर से प्रारंभ होकर के पंजाब में है किराना, यहां तक का जो क्षेत्र है वो ज्वालामुखी से प्रभावित था प्राचीन समय में। और मुख्य रूप से एक बात को और ध्यान रखें, जब विंध्यन पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, मतलब आप बता देना विंध्यन हलचल के समय यहां पर कौन सी क्रिया, ज्वालामुखी की क्रिया सक्रिय रूप से संपन्न हुई। इसके बाद में अगर अपन देखें तो नेक्स्ट क्षेत्र आता है जिसका नाम है निम्न हिमालय। क्या नाम है, निम्न हिमालय। निम्न हिमालय के अंतर्गत अगर अपन रखते हैं तो जैसे पीर पंजाल है, क्या है, पीर पंजाल है, उत्तराखंड हिमालय है, उत्तराखंड में भी आप जैसे गढ़वाल है और नैनीताल है, और नैनीताल के साथ में नेपाल का कुछ हिस्सा, ये ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहां पर तो आता है राजमहल अब्बोर की अगर अपन बात करें तो यहां ये क्षेत्र मुख्य रूप से आता है किसके अंतर्गत, एक तो आता है इसके अंतर्गत बिहार और एक आता है आपका झारखंड, ठीक है। इन दोनों में जो है ये क्षेत्र फैला हुआ है। और यहां पर मुख्य रूप से कौन से काल में, जूरेसिक काल में जो है यहां पर ज्वालामुखी सक्रिय थे।
अब आप नेक्स्ट क्षेत्र की और बात करें तो इसके अंतर्गत आता है दक्कन। क्या आता है? दक्कन। दक्कन का पठार, दक्षिणी भारत का दक्कन का पठार। यहां पर मुख्य रूप से ज्वालामुखी की क्रिया जो है वो क्रिटेशियस काल से इयोसीन युग के बीच में संपन्न हुई। कौन से? क्रिटेशियस से इयोसीन युग के बीच में संपन्न हुई। ठीक है, और हाँ संपन्न हुई, और यहां पर दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी आए, जिससे यहाँ पर लावायुक्त मृदा के बारे में आप पढ़ते हैं। वो राजस्थान के भी कौन से हाड़ौती पठारी क्षेत्र के अंतर्गत, जिसको इसी का हिस्सा मानते हैं, वो आती है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं यहाँ अन्य के अंतर्गत, तो जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है आपका। कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंने आपको भी बताए थे बार दो ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी का नाम था वेरन और एक ज्वालामुखी का नाम था नारकोंडम। क्या नाम था? नारकोंडम। वेरन ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है? एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, जिसको हम सुसुप्त कह सकते हैं, प्रसुप्त कह सकते हैं। ठीक है, और हाँ ज्वालामुखी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी। यह जो है वो है शांत या मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब आप नेक्स्ट में अगर एक छोटी सी बात और याद रख लेना, ठीक है, जिसको कैसे याद रखोगे? भारत में ज्वालामुखी से के क्षेत्र, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। कूड़ा राजमहल में ही दबाना। कू का मतलब कुडपा है, जिसके अंतर्गत कुडपा, विजयवत और ग्वालियर आ गए। फिर डा का मतलब डालमा क्षेत्र है। क्लियर? राजमहल का मतलब राजमहल, राज का मतलब आप क्या समझोगे? यहां पर राज का मतलब यहां पर आप राजमहल अबोर समझोगे। राजमहल में का मतलब मालानी किराना क्षेत्र। ठीक है, फिर ही का मतलब निम्न हिमालय, निम्न हिमालय। इसके बाद में द का मतलब दक्कन का पठारी क्षेत्र, और फिर बा का मतलब बेरन और ना का मतलब नारकोंडम। ये भारत में ज्वालामुखी जो क्षेत्र थे वो आ गए। अब विशेष रूप से बात मेरी सुने ध्यान से, प्रश्न कहां से आएगा? देखो काफी बार यहां से प्रश्न पूछा गया वेरन द्वीप से, नारकोंडम द्वीप से। क्लियर बात? अब प्रश्न ये आता है कि ज्वालामुखी अवधि, अवधि की आधार पर कौन से ज्वालामुखी है? ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के आधार पर तो ज्वालामुखी तीन, एक सुसुप्त है, एक सक्रिय है और एक शांत है। इनके तीनों के आपको उदाहरण अच्छे से याद करने हैं, पीछे वाले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। इसके साथ में केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? 5 हैं, जिसमें हवाई तुल्य बताओगे, स्ट्रोम्बोली बताओगे, वल्केनो बताओगे, फिलियन बताओगे, विसुवियस बताओगे। इन पांचों में भी अगला तुलना के रूप में पूछेगा कि केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी में सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा है? तो पीलियन तुल्य आपको बताना है। ठीक है, अब आपसे फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश स्तंभ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ तो किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि कौन से ज्वालामुखी में गोपी के सदस्य बादल दिखाई देते हैं? तो दो ज्वालामुखी हैं, एक विसुवियस है और एक आपका वल्केनो है। तो इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आपके पुटअप आपसे होंगे। दूसरी बात, आपको प्रश्न और ये जो ज्वालामुखी का जो टॉपिक है इसकी पूरी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक के ऊपर डाली हुई है, और जो बाकी है